हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम रिमेडियल क्लास जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने निकाली है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके जो संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे। वो आपको बहुत ही सरल विधि में और अच्छे तरीके से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन हैं समझाए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे वो हम आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल विधि में, जिससे कि आपके वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आए आप बहुत ही सरलता से कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे जिससे कि आप सभी क्वेश्चन समझ जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल पेपर तैयार किया गया है जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है और 2024-25 के लिए है जी, क्लास 10th के लिए है जी। और विषय कौन सा है? गणित। सब्जेक्ट हमारा गणित है। समग्र शिक्षा। आइए आज अध्याय 1 के हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले पाठ का नाम क्या है? पहले पाठ का नाम जो है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसके संबंध में सबसे पहले आपको दिए गए हैं अभ्यास प्रश्नावली। इसमें सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। दिए गए हैं, क्या दिया गया है? सही विकल्प चुनिए। तो आइए एक एक करके हम आपको हल करके दिखाते जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका सही विकल्प में आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो आपको बताना है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या है? 120 है कि 4 है कि 10 है कि 3 है। तो इसको हमें हल करना होगा। तो आप जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम आपको किस प्रकार से निकालना है। यदि आपको नहीं पता है तो आइए हम करके दिखाई देते हैं। सबसे पहले 96 के सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो आप गुणनखंड कह सकते हैं, हम 2 से काटेंगे इसको। तो 2 चौका 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो 96 की हमने आपको जो गुणनखंड है वो करके अभाज्य गुणनखंड करके दिखा दिए हैं। तो हमारे 96 के तो गुणनखंड करके हमने देख लिए। अब हम देखेंगे किसके? 404 के। तो आइए 404 के देखते हैं हम। सबसे पहले इसको हम 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो उसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब इसको हम किससे 101 किससे काट सकते हैं? तो आप 101 से ही काट सकते हैं। तो 101 एकम 101। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है तो हम इसको करके देखेंगे कितना होगा। तो जो हमारे 96 के गुणनखंड हुए, 96 के कितना होगा? 96 के 2 पे घात कितनी है? 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया? 2 हमारा 5 बार आया तो हम लिखेंगे 2 पर घात 5। और 3 कितनी बार आया? केवल 1 बार, तो गुणा 2 पे घात 3 पे घात लिखेंगे 1। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो जो 404 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए हैं कितने? 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 पे घात 2 लिखेंगे। और गुणा 101 कितनी बार आया? 1 बार आया, तो हम लिखेंगे 101 पे 1। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अभाज्य एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपको याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके हमने गुणनखंड किए हैं उसमें से हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे? सबसे छोटी संख्या एचसीएफ में लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमें लेना है जिसकी घात सबसे छोटी हो। ऐसी संख्याएं जो दोनों में हो और उनमें से सबसे छोटी घात वाली हम लेंगे। तो दोनों में कौन है? आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पे घात 5 है, यहाँ पे 2 पे घात 2 है। तो हम कौन सी लेंगे? 2 पे घात 2 लेंगे। एचसीएफ के लिए क्या लेंगे? एचसीएफ के लिए हम एचसीएफ के लिए क्या लेंगे? एचसीएफ के लिए हम छोटी वाली घात का लेंगे, लेकिन वो ऊपर वाले में भी होना चाहिए। ऐसी घात लेते हैं जो दोनों में मिले और छोटी वाली घात हो। तो दोनों में मिले, दोनों में हमारी 2 मिल रही है। छोटी घात कौन सी है? 2 है। तो 2 पे घात 2 मतलब 2 दूना 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है हमारा 4 होगा, बी होगा। कितना होगा? 4 होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 96 पे हम देखेंगे 2 पे घात 5
और 3 पे घात 1, यहाँ पे 4 से 4 गए 2 पे घात 2 और 1 से 1 पे घात 1। तो हम देखेंगे दोनों में कौन सी मिल रही है, दोनों में दो संख्या जो है 2 है, दोनों में 2 का गुणनखंड जो है तो 2 है, इसलिए 2 की हम कौन सी घात लेंगे, छोटी वाली लेंगे। यहाँ 3 दोनों में नहीं मिल रही है तो ये छोड़ देंगे, 101 दोनों में नहीं मिल रही है तो ये भी छोड़ देंगे। तो 2 पे घात 2 मतलब 2 दूना 4 हो गया। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर वाला। तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा। तो एचसीएफ के बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर हमारा 4 हो गया, बी नंबर वाला। अगला है 12 और 15 का एचसीएफ कीजिए। इसी प्रकार से हमें 12 और 15 का दूसरे क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन में हमें 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो अभी आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमने 12 के गुणनखंड कर लिए हैं। इसी प्रकार से हम करेंगे 15 के गुणनखंड। 15 3 से विभाजित, तो 3 5 15, 5 एकम 5। तो कितने हो गए हमारे 12 के जो है, 12 के गुणनखंड जो है वो 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1। इसी प्रकार से 15 के जो गुणनखंड है 3 पे घात 1 गुणा 5 पे घात 1। तो आप निकालिए एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ 12 और 15 का क्या होगा। एचसीएफ 12 और 15 का हम आपको बता चुके हैं कि जो एचसीएफ होता है वो छोटी घात होता है, लेकिन छोटी घात दोनों में मिलना चाहिए। तो हम देखें 2 यहाँ पे दोनों में है, नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 हाँ 3 दोनों में है, 3 15 में भी है और 3 इन दोनों में छोटी घात क्या है। तो इन दोनों की जो छोटी घात है वो 3 पे घात 1 मतलब 3 ही है। तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। क्योंकि 5 भी दोनों में नहीं मिल रहा है तो हम 5 नहीं ले रहे, हम वो संख्या लेते हैं एचसीएफ में जो दोनों में मिले और फिर उसकी जो छोटी घात हो उसको हम लेते हैं। तो ये दोनों में मिल रही है 3 और छोटी घात आप समझ रहे हैं दोनों में एक ही है। तो हमने 3 पे घात 1 मतलब 3 ले लिया है। तो इसका दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से करने आने लगे होंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन एचसीएफ का कर लिया है और दूसरा क्वेश्चन भी एचसीएफ का कर लिया है। पहले का आंसर हमारा हो गया है 4 और दूसरे का आंसर हमारा हो गया है 3। आइए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपका है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 32 है और उनका एलसीएम 8 है। तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो उसके नीचे जो चौथा क्वेश्चन है 4 और 7 का एचसीएफ होगा। तो आप 4 और 7 का पहले एचसीएफ निकाल के हैं बताएंगे, उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 32। तो हम कहें कोई भी 2 संख्या मान लें, a गुणा b बराबर हो गया है हमारा 32 और उसका एलसीएम दिया गया है। तो आपको एक फॉर्मूले का पता होगा कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 32 है, बराबर एलसीएम कितना है, यहाँ पे एलसीएम हमारा 8 है गुणा एचसीएफ की जगह एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ की जगह पे हम एचसीएफ रखेंगे। इसमें हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो 8 है जो गुणा में है एचसीएफ के इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो गुणा से जो आएगा इस साइड बराबर के इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसको कि जी यहाँ पे आगे यदि हल करें तो एचसीएफ बराबर होगा किसके बराबर, एचसीएफ बराबर होगा हमारा 32/8। क्योंकि जो गुणा में है इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा 32 के, तो होगा 32/8। तो एचसीएफ हमारा निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 8 चौका 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका एलसीएम 8 है। तो एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। किस प्रकार से फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है बराबर एलसीएम हमारा 8 है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ की जगह अभी एचसीएफ क्योंकि हमें वो निकालना है जो गुणा में है इस साइड आएगा भाग में हो गया। हम 8 से काट देंगे 32 तो 8 चौका 32। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो तीसरे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो कितना है, 4 है।
तीसरे क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो कितना हो गया है? आंसर 4 आंसर हो गया है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा, मतलब एचसीएफ। एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम? महत्तर समापवर्तक। तो 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? आइए देखते हैं। पहले 4 के एलसीएम करेंगे, 4 के गुणनखंड करेंगे, 4 के 2 गुना 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार से हम 7 के करेंगे, 7 एकम 7। तो दोनों के देखेंगे, 4 बराबर हमारा होगा 2 पे 2 और 7 बराबर होगा 7 पे 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई दोनों संख्या कोई मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो यदि दोनों संख्या नहीं मिले तो हम उसका क्या मानेंगे? 1 मान सकते हैं, क्योंकि इसके गुणा में भी 1 है और इसके गुणा में भी 1 है। तो आप देख रहे हैं दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है? एक संख्या मिली। तो हमने बताया है यदि एचसीएफ निकालना है तो वो जो संख्या दोनों में मिले, या 3 का निकालना है तो तीनों में मिले, और जो सबसे छोटी घात हो उसको हम एचसीएफ के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1। तो एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 निकला है। इसी प्रकार से हमारे जो 4 सवाल हैं, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमारा पांचवा क्वेश्चन है संख्याओं 5, 15, 20 के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात क्या है? तो दोनों के पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। जब गुणनखंड करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो क्या है। तो आइए गुणनखंड करके देखते हैं। पहले हम 5 के गुणनखंड करेंगे, तो 5 का आप देखते हैं 5 एकम 5 ही आएगा। इसके बाद हम 15 का गुणनखंड करेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 5 एकम 5। इसके बाद हम 20 का गुणनखंड करेंगे, तो 20 में आएगा आपका 2 से काटेंगे, 2 से आएगा 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे 1। तो इनको हम पहले इस रूप में लिखेंगे। 5 का कितना आया? 5 गुणा 1। 15 का कितना आया? 15 का हमारा आया 3 गुणा 5 गुणा 1। इसी प्रकार से 20 का कितना आया? 2 पे 2 गुणा 5 गुणा 1। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? आप जानते हैं कि एलसीएम वह संख्या है जो या किसी में मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें बड़ी घात ढूंढनी है। यदि नहीं भी मिल रही है तो भी हम उसको लेंगे और उसकी बड़ी घात ढूंढेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप 2 पे 2 ले लेंगे, इसमें है नहीं तो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 है इसमें? हाँ है, बिल्कुल है। तो 3 ले लेंगे खाली, क्योंकि 3 की बड़ी घात केवल 3 है। इसके बाद हम 5 लेंगे, तो 5 कितने सब में है, और 5 की बड़ी घात तीनों में क्या है? 5 ही है। तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे और तीनों संख्याएं मिल रही हैं, और आप इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 5 3 15, 4 गुणा 15, 15 चौका 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया है। और इसी प्रकार से हम एचसीएफ देखेंगे। क्या देखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है? एचसीएफ वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं में मिली। तो कौन सी संख्या मिल रही है? सबसे पहले 5 मिल रही है तीनों में, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 1 मिल रही है, 1 का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 5 गुणा 1 मतलब 5 ही। तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है? हमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो अनुपात में पहले हम क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे 60 क्या लिखेंगे? 60 अनुपात एचसीएफ है 5। इसको आप काट सकते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ पे 12 पंचे 60, तो 12 आ गए। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12:1, क्योंकि पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ। तो 60:5 था, जिसको हमने सॉल्व किया, काट दिया, तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 12 आ गया। 12:1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या होगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो हमने ये सवाल आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो आशा है हमें कि आपको समझ में एलसीएम और एचसीएफ आपके मैथ में अभाज्य गुणनखंड विधि से है, तो मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताया है। तो आपको समझ में जरूर आ गए होंगे, क्योंकि हम जो मेथड लाते हैं वो सबसे सरल और सटीक मेथड
लाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? तो आप देख रहे हैं √2 भी एक परिमेय संख्या होती, √5 भी एक अपरिमेय संख्या होती, √3 भी एक अपरिमेय संख्या होती। तो जो तीनों क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे कहलाती हैं जिनका दशमलव के साथ शांत ना हो, अशांत हो, मतलब जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं सही तरीके से। वो क्या है? अपरिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं आपको। तो हम देखेंगे कि √2 है, वो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि √4 अपरिमेय है या परिमेय है, तो आप कहेंगे कि ये भी अपरिमेय नहीं। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4 के गुणनखंड 2 × 2 होंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? खाली 2 आएगा। तो हम देखेंगे कि जो 4 है इसका आंसर क्या आया? खाली 2 आया। तो ये कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √5 इसके भी गुणनखंड नहीं होते, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 के भी गुणनखंड नहीं होते, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम आपसे कहें 64 क्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 8 × 8 हमारा आ सकता है, और 8 एक बाहर आ जाएगा, मतलब इसका गुणनखंड क्या होता है? 8। आप जानते हैं 100 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सॉल्व करने पर कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन कहलाती? तो इसमें तीनों संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 12, 15, 21 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। तो आइए तीनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम तीनों में देखेंगे, हम सबसे पहले 15 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 के यदि गुणनखंड करें तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। इसी प्रकार से हम 15 के करेंगे। 15 में देखें 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। इसी प्रकार से हम 21 के करेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। तो हम देखेंगे इसमें कि जो हमारी 12 है, 12 की आ रही है 2 पे 2 × 3, 15 की आ रहे हैं 3 × 5, और 21 की जो आ रही है 3 × 7। हमें क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है, मतलब इन सब की हमें बड़ी घात लेना है एलसीएम में। तो पहले 2 की बड़ी घात पूरे में कौन सी है? 2 पे 2। 3 पे बड़ी घात कौन सी है? खाली 3 ही है, तो खाली 3 ही लेंगे। इसके 3 के बाद 5 आया तो 5, और फिर 7 आया तो 7। अब गुणा कर लेंगे, 2 × 2 = 4, 3, 12, 5 × 60 × 7, तो 6 × 7 = 42, 420। कितना आ गया? 420 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है, सी आंसर। तो 420 क्या हो गया? आपका इसका आंसर हो गया है। तो 7वें का जो आंसर है वो 420 हो गया है। हमने 12, 15, 21 के एलसीएम निकालना देख रहे हैं। तो इस अध्याय में आपके एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए गए हैं, तो इनको हम सभी एलसीएम और एचसीएफ अभी कंप्लीट किए जाते हैं, तो आपको आगे इसमें सहूलियत होगी कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से करने हैं। तो इस अध्याय की हमारे जो 7 सवाल हैं, अभी बहुविकल्पीय के 7 सवाल हमारे हो गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन जो है हमारा, 8वां क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 135 है, और उसका एचसीएफ 3 हो, तो एलसीएम क्या होगा? तो 2 संख्याओं का गुणनफल हम मान लें 2 संख्याएं a × b बराबर क्या होता? एलसीएम × एचसीएफ। तो आपको फॉर्मूला पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम × एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्याएं हमने a और b मान ली है। तो हम देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 135। तो इन दोनों की जगह हम कितने लिख देंगे? 135, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है 135 बराबर एलसीएम हमें दिया नहीं गया है, तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम ही रखेंगे, और एचसीएफ में दिया गया है 3, तो एचसीएफ की जगह हम 3 रख देंगे।
इस 3 का गुणा है, इस साइड आगे भाग में आ जाएंगे तो 135 भागे 3 बराबर LCM, और 3 का इसके हम भाग दे रहे हैं, 3 चौके 12, कितना बचा, यहाँ पे 13 है तो 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 15, मतलब हम कहेंगे LCM जो है वो 45 आ गया है। तो कितना LCM आ गया है, 45। तो इस ऑप्शन में आपको 45 दिख रहा है, हाँ ए नंबर ही 45 है, मतलब इस 8वें का आंसर हमारा कितना हो गया है, 45 हो गया है। तो इसके सभी, अभी सभी नहीं 8 हो गए हैं। अगला 9वां वस्तुनिष्ठ है, तो 9वां बहुविकल्पी हम देखेंगे, आइए देखते हैं 9वां बहुविकल्पी देखते हैं। 9वां बहुविकल्पी है वो है 17, 23 और 28 का HCF क्या होगा, तो हम देखेंगे 17, सबसे पहले 17 की गुणनखंड, 17 केवल 17 से ही करता है, 17 एकम 17 एक बार आ गया। इसके बाद 23 के देखेंगे, 23 भी 23 से करता है, 23 कितना आया, एक बार आ गया है। इसके बाद हम 28 देखेंगे करके, तो 28 के 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो इनके हम गुणनखंड देख रहे हैं, डायरेक्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या इन तीनों में कॉमन नहीं है। तो HCF क्या होता है, HCF वो संख्या होती है वो तीनों में मिलनी चाहिए, उसकी सबसे छोटी घात लेती है। तो इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ना मिल रही है, तो इसका HCF डायरेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। तो HCF करके हम आपको पहले बता चुके हैं, तो आप ऐसे ही करके आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 आएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 11 और 13 का HCF, तो आप देखते हैं 11 का गुणनखंड करेंगे तो कुछ नहीं, 11 से ही कटेगा, 13 भी 13 ही से कटेगा, तो आपका जो HCF होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे भी एक HCF आएगा। तो आप ये देख के भी बता सकते हैं, आपको हमने बता दिया है कि किस प्रकार से करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है 8, 9 और 25 का LCM निकालिए। तो कौन सा, 8 का और 9 का और 25 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 8 का क्या होगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 9 का क्या होगा, 3 का 9, 3 एकम 3। 25 का क्या होगा, 25, 5 एकम 5। इसमें देखेंगे हम LCM निकालना है, तो पहले 8 का क्या होगा, 2 पे 3, 9 का क्या होगा, 3 पे 2, 25 का क्या होगा, 5 पे 2। तो सबका हम गुणा कर लेंगे क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, सब अलग अलग संख्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 का 9 गुणा 25, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना आएगा, 200 गुणा 9, 9 दूनी 18 डबल 3। इसका आंसर आएगा 1800, मतलब C आंसर होगा। इसका कौन सा आंसर होगा, C होगा। 11वें का आंसर C होगा, क्योंकि हमने इसका LCM निकाला तो कितना आया, 1800 LCM आया, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका C होगा। 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12वां, वो दिया गया है -5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। तो आपको पता है कि जो संख्या होगी ये कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 12वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है, 13वां जो क्वेश्चन है वो है 15 और 20 का LCM निकालना है। तो पहले 15 का गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 20 का करेंगे, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। तो यहाँ देखेंगे कि 15 का जो है वो 5 गुणा 3 गुणा 5 आएगा, और जो 20 का है वो देखेंगे 2 पे 2 गुणा 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है LCM, मतलब दोनों में मिले या नहीं मिले। हम बड़ी घात देखेंगे, तो बड़ी घात सबसे पहले 2, LCM बराबर देखेंगे 2 पे 2 गुणा 3 गुणा 5, तो करेंगे 2 दूना 4, 5 20, 3 60। इसका आंसर क्या आएगा, 60। इस प्रकार से हमने इसके जो बहुविकल्पी हैं, 13 बहुविकल्पी आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे बहुविकल्पीय के बाद हमने अब निकाले हैं रिक्त स्थान। तो आइए इनके रिक्त स्थान हम देखते हैं, रिक्त स्थान हल करते हैं। पहला है
संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा, तो 8, 9 और 25 का HCF हम निकालेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसके आएंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसके बाद हम 9 का करेंगे, तो 9 का हमारा आएगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसी के बाद हम 25 का करेंगे, तो 25 का आएगा 25, 5 एकम 5। नीचे करके देखेंगे 8 बराबर होगा 2 का 3, क्योंकि ये 3 बार गुणनखंड हुआ है 2 का। इसी प्रकार से 9 का देखेंगे, 9 का 2 बार हुआ है, तो 9 पे 2, और 25 का करेंगे तो 25 पे 5 पे 2। हमें निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। तो आप देखेंगे इन तीनों में कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं दिख रही है, उभयनिष्ठ नहीं दिख रही है। HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हमें जितने भी हम गुणनखंड कर रहे हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं में हमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसकी सबसे छोटी घात देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। तो 9, 15, 9, 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा, 8, 9, 25 का आपका जो HCF होगा वो 1 होगा। आइए अगला देखते हैं। √2 एक संख्या है, तो अभी हम बता चुके हैं √2, √3, √5, √7 जो सब है कैसी संख्याएं हैं, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला देखें 135 और 225 का HCF क्या है। आइए देखते 135 ये 5 से काटेंगे, 3 से भी कर सकती है। आइए 3 से देखेंगे, 3 से काटें, 3 चौके 12, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15। अब फिर 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा रहा है यहाँ पे, सो 15 हो गए, तो 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5। तो हमारे गुणनखंड जो 135 किलो दिया गए हैं। अब आइए 225 के करके देखते हैं। तो 225 के हम करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 से इसमें जे भी कर सकते हैं, तो 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। अब फिर 3 से कर सकता है, तो 3 त्रिका 3 दूना 6, सॉरी क्योंकि 2 बार आया, 3 दूना 6, कितना बचा 1, 3 5 15। अब किसने कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5। तो इनके गुणनखंड हुए 135 के जो गुणनखंड हुए हमारे वो हो गए हैं 2 गुणा, सॉरी 2 नहीं है, 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 पे 3 गुणा 5। और 225 के जो है वो है 3 पे 2, 3 2 बार आया, और 5 भी 2 बार, तो 5 के भी 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे HCF निकालना है। तो HCF आप जानते हैं उभयनिष्ठ जो हो वो सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में 3 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पे 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 पे 2, क्या है 3 पे 2 गुणा 5 की छोटी घात क्या है, खाली 5। तो 3 त्रिका 9 गुणा 5, 9 का नाम 45। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो 45 आएगा। तो 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 45 होगा। आइए अगला देखते हैं। 3 √2 एक खालिस्तान संख्या है, तो यह कौन सी होगी, एक अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर जो होगा चौथी का अपरिमेय होगा। तो हमने ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो रिक्त स्थान है उनमें रिक्त स्थान क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपको समझ में आ रहे हैं बिल्कुल, और हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और शॉर्ट विधि से समझा रहे हैं। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हो गया है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, रिक्त स्थान हमारे हो गए हैं। अब आइए हम सत्य असत्य देखते हैं। तो सत्य सत्य में हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सत्य सत्य कीजिए। पहला है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, कोई एक प्राकृतिक संख्या है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो क्या होता है, जो एक प्राकृतिक कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो पहला कैसा हो जाएगा, जो पहला है इसका
ये पहला हमारा सत्य हो जाएगा। कैसा होता है? छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जितनी भी प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जितनी भी प्रत्येक परिमेय संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? एक अपरिमेय संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है। तो सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या तो होती ही हैं। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। जितनी भी संख्याएं हैं सभी परिमेय नहीं है, उनमें से कुछ परिमेय है। तो ये कैसा हो गया? ये बात हमारी गलत हो गई, तो ये असत्य हो गया। ये यहाँ पे सत्य है और पहले वाला भी क्या है? सत्य है। आइए अगला देखते हैं, 15 और 21 का एलसीएम 105 आता है। तो करके देख लेंगे। 15 का करेंगे हम यहाँ पे, तो 15 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 को करेंगे, 21 का करेंगे 3 से 30 7 21, 7 एकम 7। तो आइए देखते हैं 15 के कितने आ गए हैं हमारे। 15 के जो होंगे वो 3 गुणा 5 और 21 के जो होंगे 3 गुणा 7। तो इसमें हमें निकालना है एलसीएम। आप जानते हैं एलसीएम क्या है? दोनों में ओवरनिष्ठ हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी घात देखेंगे सभी की। तो यहाँ पे 3 है और 5 है और 7 है। तो देखेंगे 5 3 15, 5 3 15 और 15 7 105। तो बिल्कुल सही है कि इनका एलसीएम कितना हो गया है? 105 आ रहा है। तो हमें वही तो कहा गया है कि 15 और 21 का एलसीएम कितना है? 115 105 है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो आइए इसका जो आंसर है वो सत्य हो जाएगा। तो जी वाला जो है वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो कैसा है? ये सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि √2 में आ गए हैं। तो ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो यह असत्य है। क्या है? असत्य है। कैसा है? ये असत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफलों के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफलों के बराबर होता है। हमें फॉर्मूला भी पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 26 और 91 कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ 13 है। 26 और 91 का एचसीएफ क्या 13 है? तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या 13 है? आइए देखते हैं। 26 के एलसीएम करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। तो 26 की करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। इसी प्रकार से 91 की, तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, कितना बचा? 2 21, 5 7 3 21, 13 से 13 एकम 13। तो 26 के कितने हो जाएंगे? 26 के हमारे हो जाएंगे 2 गुणा 13, और जो 91 है 91 के हो जाएंगे हमारे 7 गुणा 13। तो यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब दोनों का उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे दोनों का उभयनिष्ठ क्या है? 13 है। तो यहीं पे ये पूछा गया था कि 26 और 91 का एचसीएफ क्या 13 है? बिल्कुल सही बताया गया है कि 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो कितना होता है? 13 होता है। तो ये भी हमारा सत्य हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो पहला है वो भी सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य हो गया था, तीसरा असत्य हो गया है, और चौथा भी सत्य है, पांचवा असत्य हो गया है, छठवां भी सत्य है और सातवां भी सत्य है। तो हमारे जो सत्य असत्य हैं ये कंप्लीट होते हैं। सत्य असत्य जो हमारे हैं वो कंप्लीट होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारे हैं, इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन जो है सही जोड़ियां मिलाइए। तो हमें अब क्या बताना है? सही जोड़ियां मिलाना है। तो आप देखेंगे इसमें कि 303, 306 और 657
का HCF क्या होगा। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। √2 एक संख्या है, तो आप जानते हैं √2 एक जो है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला 9 और 27 का एलसीएम कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 9 और 27 का एलसीएम कितना होगा। आइए करके देख लेते हैं हम। तो 9 के एलसीएम करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 27 के भी करेंगे। तो 27 के हमारे होंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो हम देखेंगे कि 9 के कितने आए गुणनखंड। 9 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 3 गुणा 3। और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 27 के कितने आ रहे हैं। तो 27 के जो हमारे हैं वो 3 गुणा 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 पे घात 3। तो हमें निकालना है एलसीएम, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंडों के जो 2 बार है, इस पे हम 2 घात चढ़ा सकते हैं। तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेना है, मतलब 3 पे घात 3 आएगी, मतलब 3 त्रिका 9 27। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 27 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा का जो आंसर है वो अपरिमेय संख्या है, पहला है, और तीसरा का जो आंसर है वो दूसरा है। तो पहले का आंसर जो होगा 306 और 657 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। तो हमारी जोड़ियां कंप्लीट हो गई हैं। एचसीएफ आपको हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। आप कृपया करके भी देख सकते हैं। हमारी जो जोड़ियां हैं वो कंप्लीट यहाँ पे हो गई हैं। आइए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, आगे है, आगे हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताना है। तो हमसे पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है कि 94 और 404 का HCF क्या होगा। तो हमें बताना है 94 और 404 का HCF क्या होगा। तो 94 और 404 का जो HCF को करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम 94 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 94 2 से कटेगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, कितना आया 47 आया। 47 किससे कटता है, 47 से ही कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 404 को, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब 101 किसने कटेगा, 101 से ही कटेगा। तो जो 94 है इसके आए 2 गुणा 47 और 404 है इसके आए 2 पे 2 गुणा 101। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना आएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आएगा हमारा HCF निकालना है ना, क्या निकालना है, HCF। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि HCF में हमें सबसे छोटी घात लेते हैं। तो इस उभयनिष्ठ की जो छोटी घात होती है वो हम लेते हैं। तो सबसे छोटी घात हमारी क्या है, छोटी घात जो है हमारी वो 2 है। तो इसका HCF कितना होगा, HCF बराबर कितना होगा 2। तो इसका HCF आएगा हमारा 2। तो पहले का आंसर कितना हो गया है, पहले का जो आंसर है वो हमारा 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का जो 94 और 404 का जो HCF है वो कितना आ गया, 2 आ गया आंसर। दूसरा देखते हैं, संख्या 154 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं किसके, हमें करना है 156 के। 156 के अभाज्य गुणनखंड हम करके देखते हैं। 156 के कितने आएंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 1 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर काटेंगे 13 से, 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने आ गए, 2 पे स्क्वायर, 2 पे 2, 2 2 बार आया तो 2 पे स्क्वायर गुणा 3 1 बार आया तो 3 गुणा
13। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दो बार आया तो स्क्वायर चढ़ा दिया, 3 एक बार आया तो 3, और 13 एक बार आया तो 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा 2 का स्क्वायर गुणा 13 गुणा 3। आइए अगला है, दो प्राकृतिक संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? तो आप जानते हैं दो प्राकृतिक संख्याएं हो, यदि ए और बी प्राकृतिक संख्या है तो दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनखंड होता है तो वो हमें फॉर्मूला याद है आपको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आइए चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन है 6, 12 और 30 का एलसीएम बताइए। तो 6 का, 12 का और 30 का हमें एलसीएम बताना है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो करके देखेंगे। सबसे पहले 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के गुणनखंड कितने आएंगे? 2 3 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार से हम 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या आएंगे हमारे? 12 के गुणनखंड हम करेंगे 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से हमारे 30 के गुणनखंड आएंगे। 30 के करेंगे 2 से काटेंगे तो 15 आएंगे, फिर 3 से काटेंगे 5 और 5 एकम 5। तो ये हमारे 3 के एलसीएम हो गए हैं। अब आइए इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं 6 के कितने हुए अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 3। 12 के कितने हुए? 2 का स्क्वायर गुणा 3। 2 दो बार आया और 3 एक बार, तो 2 दो बार और 3 एक बार। इसी प्रकार से 30 के कितने हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5। हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मतलब इनमें सबसे बड़ी घात वाली हम देख लेंगे। तो सबसे पहले 2 जो है क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी घात वाला 2 कौन सा है? 2 का स्क्वायर गुणा 3 बड़ी घात वाला क्या है? सिंगल 3 ही है। तो 5 बड़ी घात वाला क्या है? खाली 5 है। तो 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 इसका आंसर आ रहा है। तो आइए इसका आंसर भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसका जो आंसर है वो कितना है? 60 है। इसका आंसर क्या हो गया है? इसका आंसर हमारा 60 हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो बिल्कुल हाँ, आप देख चुके हैं कि √5 जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आगे संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? तो हमने आपके लिए जो होमवर्क दिया है आपको ये स्वयं बताना है इसका एचसीएफ निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आपको 5005 के भी अभाज्य गुणनखंड करके हमें बताना है। तो इस वीडियो में हमने एक अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर लिए हैं जो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और शॉर्ट मेथड से आपको करने के तरीके बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं इस अध्याय के वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करने के लिए कहें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।